अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर उस टॉपिक से रिलेटेड है जो कि वेरी फर्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस के लिहाज से। क्योंकि ये टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि जो डेफिनेशंस का जो चैप्टर होता है वो सबसे आखिर में डिस्कस करना चाहिए। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और इस अंडरस्टैंडिंग के बैकएंड पे एक वजह भी है। देखिए, जिस वक्त मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर पहले पहले दिन डिफाइन कर देता, तो इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको कभी समझ ना आए, और जब मैं आपके सामने ये डिस्कशन करता तो आपकी ऊपर से गुजर जाती। लेकिन मैंने इस डेफिनेशन के लिहाज से जो जो बातें बतानी है, आज बतानी है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कशन की है, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट की इकसाम क्या होती है। मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि जी अकाउंटिंग फॉर मटेरियल क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर लेबर क्या होता है, एफओएच क्या होते हैं, वेरियंस क्या होता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्टिंग क्या होती है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ जो है ना वो चंक्स में और पार्ट्स में डिस्कस कर ली हैं। अब जब कभी भी मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफाइन करने के लिए बैठूंगा ना, तो जब मैं इन इन लफ्जों का इस्तेमाल करूंगा तो आपको जल्दी से समझ आ जाएगा, और आप उसको अच्छे तरीके से समझ भी लेंगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिफाइन करने के लिहाज से वो सारी बातें जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो बातें मैंने आपके साथ करनी है। अगर यही बातें मैं आपके साथ पहले दिन करता, तो आप कहते कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, आप कहते जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है, आप कहते कि जी ये एफ वेरिएंस क्या होता है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो कि जब मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बात करूंगा या उसकी डेफिनेशन में बात करूंगा, तो आपको इंशाल्लाह आप जल्दी से समझ आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, थोड़ी सी जनरल डिस्कशन से स्टार्ट लेते हैं कि जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने जनरली तौर पर क्या समझना है, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ताल्लुक सिंपली मैनेजर्स के साथ है। आप जब ये बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो सबसे पहले किसका जिक्र करेंगे? मैनेजर्स का जिक्र करेंगे। मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स को अपॉइंट क्यों किया जाता है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए कि मैनेजर्स क्यों अपॉइंट किए जाते हैं। तो आज सुन लें कि मैनेजर्स इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं क्योंकि हमने कुछ काम मैनेज करने होते हैं। कंपनी के कुछ काम मैनेज करने होते हैं। वो काम क्या होते हैं? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अलग काम है, परचेजिंग अलग काम है, मार्केटिंग अलग काम है, ह्यूमन रिसोर्स अलग काम है, एमआईएस अलग काम है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग काम है। इन सारे कामों को करने के लिहाज से हम इन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं। जब इन फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, तो इनसे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये काम को मैनेज करेंगे, ये काम को मैनेज करेंगे, बिकॉज दे आर द मैनेजर्स। वो मैनेज कैसे करेंगे? ये बात याद रख लें कि मैनेजर्स जो हैं खुद काम नहीं करते, वो लोगों से काम लेते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट से काम लेते होते हैं। मैनेजर सिर्फ डिसीजन मेकिंग करते हैं, मैनेजर सिर्फ फैसला साजी करते हैं, मैनेजर्स खुद फाइलें उठा उठा कर काम नहीं करते। मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को काम असाइन करते हैं, और उनको कहते हैं कि इस तरह काम कर दें, इस तरह कर दें, इस तरह कर दें। वो जब वो काम करवा लेते हैं, तो फिर अल्टीमेटली वो उस काम के करने के बाद उसके ऊपर साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद वो जिम्मेदार बन जाते हैं। और फिर जब कभी भी हायर अथॉरिटीज, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, जैसे चेयरमैन हो गया, जैसे डिपार्टमेंटल डायरेक्टर्स होते हैं, जिस वक्त वो उनसे रिपोर्ट मांगते हैं या उनसे जब कभी भी कोई बात डिस्कस करते हैं, तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर बात डिस्कस कर रहे होते हैं। कौन? मैनेजर्स अपनी जिम्मेदारी के ऊपर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इन चीजों को मैनेज किया है। दे आर द सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजर्स क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये बात याद रख लें। मैं बड़ी ट्विस्ट लाइन आपके साथ बोलने जा रहा हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ताल्लुक मैनेजर्स के साथ है। मैनेजर्स को जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग करने के लिहाज से जिस अकाउंटिंग का सहारा लिया जाता है, उस अकाउंटिंग को कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। वो बहुत आसान डेफिनेशन मैंने बता दी है। द अकाउंटिंग विच इज हेल्पफुल फॉर द मैनेजर्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं आपके साथ इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ और इंशाल्लाह आपको इसकी समझ जल्दी आ जाए। Management accounting is the process of preparing financial reports and analyzing the business data to help managers make strategic decisions. वो ये कहना चाह रहा है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिहाज से जो रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर तैयार की जाती हैं। और डिसीजन मेकिंग करने के लिहाज से मैनेजर्स जिस अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच फोकस ऑन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, वो कहते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इट मीन्स कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो जब की जा रही होती है, तो इसका मकसद सिर्फ एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रिपोर्ट करना होता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज इंटरनली टू इंप्रूव द ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। वो कह रहा है कि जब कभी भी इंटरनल तौर पर जब कभी भी रिपोर्टिंग की जाती है, या इंटरनल तौर पर जब कभी भी कोई भी बात कन्वे की जाती है मैनेजर से अपने कंपनी के मालकान की तरफ, या मैनेजर से अपने हाई अप्स की तरफ, जब कभी भी कोई बात डिस्कस की जाती है या कन्वे की जाती है, तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए ही कन्वे की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी कंपनी की प्रोडक्शन के बारे में बात की जाएगी और प्रोडक्शन की रिपोर्ट भेजी जाएगी, तो रिपोर्ट कौन भेजेगा, प्रोडक्शन मैनेजर भेजेगा। किसको भेजेगा, अपने हाई अप्स को भेजेगा। उसके हाई अप्स कौन से हो सकते हैं, डायरेक्टर आप भी हो सकते हैं कंपनी के। उसके हाई अप्स कौन हो सकते हैं, कंपनी का एमडी भी हो सकता है। और कौन हो सकता है, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का चेयरमैन भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की प्रोडक्शन के बारे में जब कभी भी जो है ना वो इंटरनल तौर पर रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो प्रोडक्शन मैनेजर किसको रिपोर्ट पेश करेगा, अपने हाई अप्स को पेश करेगा। इसका मतलब है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही रिपोर्टिंग हो रही है। तो जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना परफॉर्मेंस जो है वो कन्वे कर रहे होंगे, तो फिर किस अकाउंटिंग का सहारा लेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सहारा। इसी तरीके से कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में अगर पूछा जाएगा, जाहिर है ऊपर से लोग हाई अप्स जो है वो एफिशिएंसी के बारे में पूछेंगे, तो फिर जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपने हाई अप्स को जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए ही वो ये चीजें प्रोवाइड कर रहा होगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जब कभी भी रिपोर्टिंग की जा रही होती है, या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जब कभी भी किसी भी चीज के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कंपनी की प्रोडक्शन के बारे में, कंपनी की कॉस्ट के बारे में, या किसी भी चीज के बारे में जब कभी भी रिपोर्टिंग की जा रही होती है, तो फिर वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए की जा रही होती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब कभी भी बाहर के लोगों के साथ रिपोर्टिंग की जा रही होती है, तो फिर वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सहारा नहीं लिया जाता। फिर वहां पर किस चीज का सहारा लिया जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सहारा लिया जाता है। ठीक हो गया। तो एक होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिपोर्टिंग की जा रही होती है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए की जा रही होती है। बाहर के लोगों के लिए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिहाज से जो रिपोर्टिंग की जा रही होती है, या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू की जा रही होती है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पर कुछ की फोकस एरियाज भी हैं जो कि जो है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमने डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फोकस की जाती हैं। तो सबसे पहली बात ये कि हेल्प्स इन प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो प्लानिंग में मदद देती है, डिसीजन मेकिंग में मदद देती है, और परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में मदद देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाह रहे होंगे, या किसी भी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना चाह रहे होंगे, तो हम कौन सी अकाउंटिंग का सहारा लेंगे, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सहारा। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड रियल टाइम फाइनेंशियल इंसाइट्स फॉर द बिजनेस डिसीजंस। वो कहते हैं कि आपको रियल टाइम में जब कभी भी डिसीजन लेने होंगे, तो हम किस चीज का सहारा लेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सहारा लेंगे।
जरा इसकी एग्जांपल जरा सुन लें। रियल टाइम की एग्जांपल क्या है? रियल टाइम की एग्जांपल ये है कि आज जो फैसला लेने जा रहे हैं, आज की फिगर की बुनियाद पर जब फैसला लेंगे, आज के डाटे की बुनियाद पर जब फैसला लेंगे, या आज की क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डाटा की बुनियाद पर जो फैसला लेंगे, तो उसको हम रियल टाइम फाइनेंशियल इंसाइट्स कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं ये कहूँ आपको कि हम्म, अगर मैं कहूँ आपको कि जो है ना, वो कल के डाटे की बुनियाद पर, पिछले साल के डाटे की बुनियाद पर, पिछले महीने के डाटे की बुनियाद पर जब कोई फैसला करना होगा, तो पिछला डाटा कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस डाटा कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्रीवियस डाटे की बुनियाद पर कोई फैसला करना है, तो फिर कौन सी अकाउंटिंग का सहारा लेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सहारा लेंगे। लेकिन आज के डाटे की बुनियाद पर जब कभी कोई फैसला लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? रियल टाइम फाइनेंशियल इंसाइट्स फॉर द बिजनेस डिसीजंस। ठीक हो गया? अच्छा, और तीसरा फोकस एरिया क्या है? यूज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, नॉट जस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। वो कहता है कि जी, दो किस्म की इंफॉर्मेशन, ये दो किस्म का डाटा जो है ना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए हमें मिलता है। एक क्वांटिटेटिव डाटा मिलेगा। क्वांटिटेटिव डाटा का ताल्लुक सिंपली क्वांटिटीज के साथ है। क्वांटिटीज मींस डॉलर्स अमाउंट के साथ है। क्वांटिटीज मींस यूनिट्स के साथ है। क्वांटिटी मींस प्रोडक्शन के साथ है। क्वांटिटी मींस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिहाज से है। क्वांटिटी मींस कि हमारे कितनी प्रोडक्शन हो रही है, हमारी कितनी प्रोडक्शन जो है ना वो हो चुकी है, कितनी और होने वाली है, कितनी यूनिट प्राइस है, कितनी यूनिट कॉस्ट है। ठीक है? ये सारी की सारी बातें जो है ना, वो क्वांटिटेटिव डाटा की बुनियाद पर डिस्कस की जाती हैं। और दूसरी और अहम बात कि क्वालिटेटिव डाटा। अब ये क्वालिटेटिव डाटा क्या है? क्वालिटेटिव डाटा सिंपली क्या है? ये इस चीज के बारे में है कि जी, हाउ सेटिस्फाइड योर कस्टमर इज, how satisfied your employee is, how your demand is accomplished। इसमें ये देखा जा रहा है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, कस्टमर को की प्राइस को जो प्राइस चार्ज की जा रही है, वो कितनी सही चार्ज की जा रही है, और हमारी डिमांड जो है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, हमारे हमारे कस्टमर जो हैं वो हमारी प्रोडक्ट के साथ कितने सेटिस्फाइड हैं। ये सारी बातें जो कि एम्प्लॉयज के लिहाज से की जा रही होती हैं, कस्टमर के लिहाज से की जा रही होती हैं, या जो कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, उसके लिहाज से जो बात की जा रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। जैसे मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अ, हमने क्वांटिटेटिव डाटा में ये बात की कि जी, ये हमारा वेरिएंस क्या है, हमारी जॉब प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, हमारी सेल्स प्राइस क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमने फिगर्स में बात की है। क्वालिटेटिवली कैसे बात करेंगे कि जी, हमारे एम्प्लॉयज कितने सेटिस्फाइड है, हमारे एम्प्लॉयज हमें छोड़कर जा रहे हैं या हमें जो है वो छोड़कर नहीं जा रहे, हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो कितने हमारी दी हुई सैलरी से सेटिस्फाइड है, क्या मार्केट ओरिएंटेड सैलरीज दे रही हैं? अगर हम मार्केट ओरिएंटेड सैलरीज दे रहे हैं, तो फिर वो इसके बारे में कमेंट्स करेंगे कि जी, हमें जो है वो मार्केट के मुताबिक तनख्वाहें मिल रही हैं, वी आर सेटिस्फाइड। जिस वक्त कंपनी के बारे में उसके एम्प्लॉयज या उसके कस्टमर्स, उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं, ये सेटिस्फेक्शन का इजहार क्वांटिटीज में नहीं किया जाता, वो उनके इनसाइट से किया जाता है, वो उनके अंदर के दिल की बात से किया जाएगा। इसका मतलब क्वालिटेटिवली जो है ना, हम डाटा जब कोई प्रोवाइड करेंगे, तो फिर हम इनसाइट्स की बात। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इन चीजों को डिस्कस करती है, क्वालिटेटिवली भी डिस्कस करती है और क्वांटिटेटिवली भी डिस्कस करती है। चले, अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? सबसे पहला डिफरेंस है पर्पस के लिहाज से, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या पर्पस है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या पर्पस है। तो ये बात क्लियर हो गई कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है अपने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना। जब कभी भी
हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी बनाते हैं। ये किसके लिए बनाते हैं? हम ये इन्फॉर्म करना चाह रहे होते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, कि हमने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, हम हमारे इतने एसेट्स हैं, हमारे पास हमने इतना सेल्स कर ली है, हमारी इतनी जो है वो परफॉर्मेंस है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बाहर के लोगों को ऐसी कोई बात नहीं बता रहे होते, ना ही हम ऐसी कोई रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं। हम सिंपली हम यहाँ पर ये देख रहे होते हैं कि इंटरनल तौर पर कोई चीज डिसाइड करनी है, तो हम उसके कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को इंटरनल तौर पर डिस्कस कर रहे होते हैं। ये वाला प्रोजेक्ट हमें पिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वाला प्रोजेक्ट हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, हम आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। आपस मीन्स के हाई अप्स लेवल पर ये डिसीजन लिया जा रहा होता है कि हम अगर ये प्रोजेक्ट ले लें तो हमें कितना फायदा होगा। मैनेजर जो है वो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है ना, वो इस चीज की कैलकुलेशन करके देगा कि हमारे कॉस्ट क्या है, हमारे बेनिफिट्स क्या हैं, हमें कितने पैसे बच रहे हैं, हमें कितना नुकसान हो रहा है। ये सारे के सारे डिस्कशन करने के लिहाज से, हम डिसीजन मेकिंग करने के लिहाज से जिस अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब ये है कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स जब डिस्कशन करेंगे, इंटरनल स्टेक होल्डर्स जिस अकाउंटिंग का सहारा लेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी, और जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जिस अकाउंटिंग का सहारा लेंगे और वो वेल इन्फॉर्म रहेंगे, तो वो कौन सी अकाउंटिंग होगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। फोकस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फोकस क्या होता है? पास्ट परफॉर्मेंस को फोकस किया जाता है। पिछले साल कितनी सेल हुई थी, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल कितने एसेट्स थे, पिछले साल कितनी अ, हमारी परफॉर्मेंस थी। मींस जो टाइम गुजर चुका है उसकी परफॉर्मेंस को मैयर करने के लिहाज से जो अकाउंटिंग होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर को बेस बनाकर की जाती है कि हमारे फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट हमें मिलने वाले हैं, हमें को फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होने वाला है, हमारी फ्यूचर में कितनी सेल होने वाली है। जब कभी भी हम फाइनेंशियल फोरकास्ट की बात करते हैं तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं। जब कभी भी हम फाइनेंशियल फोरकास्ट रिगार्डिंग सेल्स की बात करते हैं, प्रॉफिट्स की बात करते हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बात करते हैं कि जी फ्यूचर में हमारी कॉस्ट क्या होगी, तो हम किस चीज का सहारा लेते हैं? हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम पास्ट को डिस्कस करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम फ्यूचर को डिस्कस करते हैं। तीसरा फर्क क्या है? फॉलोज आईएफआरएस गैप्स। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम आईएफआरएस को फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आईएफआरएस में ही दर्ज किए जाते हैं। हम उसी के मुताबिक ही अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, और उसी के मुताबिक ही हम अपनी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, किसी किस्म के जो है ना वो इंटरनेशनल तौर पर कोई गाइडलाइंस नहीं है। नो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड हैं, और ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और इसमें हम किसी भी किस्म के जो है ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन का सहारा नहीं लेते। ये प्योरली इंटरनल डॉक्यूमेंट है, और इंटरनल तौर पर जो है वो हमें अपने स्टेक होल्डर्स को, इंटरनल स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए है। लिहाजा इसके कोई भी इंटरनेशनल तौर पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। चौथा फर्क क्या है? टाइम फ्रेम। वो कहता है कि जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टाइम फ्रेम क्या होता है? पीरियोडिकली, वो क्या होता है कि मंथली भी हम रिपोर्ट्स पेश कर सकते हैं और एनुअल रिपोर्ट्स पेश कर सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो रिपोर्टें पेश की जा रही होती हैं, या रिपोर्टिंग की जा रही होती है, या रिपोर्ट का जो टाइम फ्रेम होता है वो रियल टाइम होता है, या और एज नीडेड। वो कहता है कि जी आज हमें जो रिपोर्ट चाहिए है वो क्या है? रियल टाइम रिपोर्ट चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ना हम मंथली कोई रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, ना हम कोई एनुअल रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। हम आज के दिन जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वो रियल टाइम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। लिहाजा इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। हम एक दिन की रिपोर्ट भी जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं। अगर मैनेजर को चाहिए होगा मंथली रिपोर्ट, तो वो मंथली रिपोर्ट भी जो है ना वो मांग सकता है। और अगर आपसे वो वीकली रिपोर्ट्स मांग रहा है तो भी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मांग सकता है। आखिरी फर्क क्या है? कि इंटायर कंपनीज फाइनेंशियल्स। वो कहता है कि जी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पूरी की पूरी कंपनी की जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करती है, पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करती है। मींस
सेल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर भी करती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को भी मेजर करती है, ठीक है, और परचेज डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करती है। एज ए होल अगर मैं ये कहूँ आपको, तो कंपनी की एक एक पेनी की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मुतालिक जितनी भी चीजों को रिकॉर्ड करना है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक हो गया। जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मुतालिक जितनी भी बातें हैं, जैसे कॉस्ट कंट्रोल करने के लिहाज से और सेल्स फोर कॉस्ट करने के लिहाज से, प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिहाज से कि जी कौन से प्रोजेक्ट जो हमें हमें फ्यूचर में इनटेक करने चाहिए और कौन से प्रोजेक्ट को हमें छोड़ देना चाहिए, ये सारी की सारी बातें जो है वो मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी कंपनी को कवर करती है रिपोर्टिंग करने के लिहाज से, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट एंड बेनिफिट करने के लिहाज से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही कवर करती है। चलिए, ये तो था थोड़ा सा डिफरेंस। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो कहता है कि जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, एनुअल इनकम स्टेटमेंट शेयर्ड विद द इन्वेस्टर्स, ठीक है, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स जो कि जो है ना वो इन्वेस्टर्स के साथ शेयर की जाती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कहलाती हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, मंथली सेल्स एनालिसिस। और जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि जी हमने सेल्स फॉर कॉस्ट करनी है, हमने अपनी प्रोडक्शन फॉर कॉस्ट करनी है, हमने अपनी कॉस्ट को फोरकास्ट करने की कितना मटेरियल लग जाएगा, कितनी लेबर लग जाएगी, वो सारी की सारी जो मैंने रिपोर्ट्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं, और उनके नाम क्या है, मंथली सेल्स एनालिसिस टू डिसाइड द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हमने मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को डिसाइड करने के लिहाज से मंथली सेल्स को सामने रख के जो है ना वो हमने रिपोर्ट्स बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मंथली सेल्स को सामने रखते हुए हम एडवर्टाइजमेंट का बजट डिसाइड करते हैं। मंथली सेल्स को सामने रख के हम अपनी जो सेल्स फोर्स है उसको डिसाइड करते हैं कि कितने हमारे सेल्स मैनेजर होने चाहिए, कितने हमारे सेल एग्जेक्टिव होने चाहिए, कितने हमारे जो है ना वो बुकिंग क्लर्क होने चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो मंथली सेल्स को सामने रख के डिसाइड की जाती है। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स 5 हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉस्ट कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे मेन मकसद भी कॉस्ट कंट्रोल ही है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ आपको कि पुराने दौर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने का मकसद ही यही हुआ करता था कि हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लें। जब कॉस्ट को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी सेल्स प्राइस भी कम से कम होगी, सेल्स प्राइस कम से कम होगी तो फिर हमारी डिमांड भी सबसे ज्यादा होगी, कस्टमर हमारी चीज को परचेज करना चाहेगा। जब डिमांड ज्यादा होगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी तो हमारा बिजनेस करने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे पहला मकसद यही है कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। आइडेंटिफाइज एरियाज वेयर कॉस्ट कैन बी रिड्यूस। वो कौन कौन से एरियाज हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट इस चीज को ढूंढेगा तो कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है। दूसरा मकसद बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो क्या करता है, फाइनेंशियल फोरकास्ट करता है। कैसे? फोरकास्ट का सिंपल मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में हमारी कितनी सेल्स हो जाएगी, आने वाले दिनों में हमारी कितनी प्रोडक्शन हो जाएगी, आने वाले दिनों में हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, आने वाले दिनों में हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी फ्यूचर के लिहाज से कोई भी बात की पेशन गोई की जा रही होती है तो पेशन गोई करने के लिहाज से मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही इस मकसद को पूरा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मकासद में दूसरा मकसद ये भी है कि हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे होते हैं। हेल्प्स प्रेडिक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि हमारे आने वाले दिनों में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, आने वाले दिनों में हमारे सेल्स क्या होगी, एंड सो तीसरा मकसद क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या तीसरा गोल क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने जा रहे होते हैं। हम किस चीज को इवेल्युएट करने जा रहे होते हैं, हमारी कॉस्ट जो है वो पहले के मुकाबले में कितनी है, कॉस्ट बढ़ रही है या कॉस्ट घट रही है। अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो ये अलार्मिंग है, और अगर कॉस्ट घट रही है तो ये अच्छी बात है। जितनी कॉस्ट रिड्यूस होगी उतना ज्यादा जो है वो आपकी
सेल्स प्राइस पे उसका असर पड़ता है। तो ये कहना चाह रहा है कि हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हमारी जो है वो आज की परफॉर्मेंस कल की परफॉर्मेंस से इंप्रूव कर रही है या हम इंप्रूव नहीं कर रहे। अगर इंप्रूव कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर इंप्रूव नहीं कर रहे तो फिर हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद ये भी होता है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को साथ साथ इवेल्युएट करते रहें कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे ऐसे एरियाज हैं जो कि जो है ना वो कंपनी की परफॉर्मेंस को खराब कर रहे हैं, और कौन कौन सी ऐसे एरियाज हैं जहाँ जहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है उसको हम फोकस ज्यादा करेंगे, और अगर जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वहां पे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और चौथा मकसद क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? रिस्क मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो रिस्क को मैनेज करने के लिहाज से काम आती है, जैसे असेस फाइनेंशियल रिस्क एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस, कि हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, हमें कौन कौन सी जगहों पर जो है ना वो कॉस्ट ज्यादा इनकर होती हुई नजर आ रही है, हमें कहाँ कहाँ पर जो है ना हमारी सेल्स जो है ना वो इफेक्ट हो रही है, नेगेटिवली इफेक्ट हो रही है, कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो कि हमें छोड़कर जाना चाह रहे हैं। तो जब कभी भी हम फ्यूचर के लिहाज से अपने चैलेंजेस का जिक्र करते हैं तो हम रिस्क का जिक्र करते हैं। और रिस्क का मतलब ये है कि आने वाले अरसे में हमें कौन कौन सी चीजें जो हैं वो या तो फायदा पहुंचाने वाली हैं या तो हमें नुकसान पहुंचाने वाली हैं। अगर नुकसान पहुंचाने वाली तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, अगर वो फायदा पहुंचाने वाली है तो उसको मेंटेन कैसे करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम अपने फ्यूचर के लिहाज से जब कंसर्न रखते हैं तो फिर हम किसके जरिए जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट भी करती है। और आखिरी मकसद क्या है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन मकसद ये भी होता है कि हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करें। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि जब कभी भी हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिहाज से जब कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो किस तरह इसको हेल्प करता है? स्पोर्ट प्राइसिंग, प्राइसिंग को सेट करने में मददगार साबित होता है। एक्सपेंशन, अगर हमें अपनी ब्रांचेस बढ़ानी है, अपनी फैक्ट्रीज बढ़ानी है, हमारे प्लांट हमें हमने बढ़ाने हैं, प्लांट को एक्सटेंशन देनी है, या हमने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को एक्सटेंशन देनी है, तो फिर किस चीज का सहारा लिया जाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सहारा लिया जाता है। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करने के लिहाज से हम किस चीज का सहारा लेते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मकासद में स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी शामिल है। इन शॉर्ट, जब मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मकसद है कि कॉस्ट कंट्रोल किया जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मकसद है कि जी फाइनेंशियल फोरकास्ट किया जाए या बजटिंग फोरकास्ट किया जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मकसद है कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मकसद है कि जी रिस्क को मैनेज किया जाए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये मकसद है कि जब कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही सहारा लिया जाएगा। ये थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मकसद। अब हम डिस्कस करते हैं कि की मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स क्या है। देखें, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्क करती है। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना काम मुकम्मल करती है। तो सबसे पहले कॉस्टिंग मेथड्स। मीन्स की मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको कॉस्टिंग मेथड्स के बारे में बताती है, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये थोड़ा सा एडवांस लफ्ज है, लेकिन ये है कि हम इसको अपनी एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ML2 के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो है वो आपको जानकारी दे देता हूँ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि हर एक्टिविटी के लेवल के ऊपर कॉस्ट को कैलकुलेट करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको ये भी बताती है कि हर एक्टिविटी लेवल के ऊपर जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी टेक्निक का सहारा लेंगे? ABC कॉस्टिंग का सहारा लेंगे या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सहारा लेंगे? दूसरी कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये वाली जो कॉस्टिंग है हमने पहले से पढ़ी हुई है। तो अब आप जरा थोड़ा सा याद करें कि अगर मैं आपको ये वाला चैप्टर, ये जो आज मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये मैं सबसे पहले ही चैप्टर पढ़ाता तो मैं आपको मार्जिनल
और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में ना बता पाता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का एक अलग चैप्टर हमने पढ़ा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक अलग चैप्टर पढ़ा है। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर ये पढ़ा है कि जब कभी भी किसी भी चीज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना होगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग का सहारा लिया जाएगा। और मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब ये है कि जी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है कि अगर हम किसी भी चीज की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं और फिक्स कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ये भी है कि हम उसमें टोटल कॉस्टिंग करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब ये भी है कि हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, और एक नई जो कॉस्टिंग मेथड है जिसको हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड भी कहते हैं। दूसरी टेक्निक्स कौन सी हैं? बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। हम बजटिंग कैसे करते हैं, हम फोरकास्टिंग कैसे करते हैं? हम जीरो बेस्ड बजटिंग करते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब ये है कि हमने जब कभी भी फ्यूचर के लिहाज से कोई बजट बनाना है तो हमने जीरो बेस्ड बजटिंग करनी है। मीन्स के ये बताना चाह रहा है कि हमने एक्स्ट्रा कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करनी, हमने प्रिकॉशनरी तौर पर कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं बनानी। जितनी हमें जरूरत है उतनी ही हम चीज प्रोड्यूस करेंगे, जितनी हमें हमारी डिमांड है उतने ही यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। तो जीरो बेस्ड बजटिंग वैसे आपने ML2 में यहाँ पे इसको पढ़ना है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो जीरो बेस्ड बजटिंग का सहारा लेती है। फ्लेक्सिबल बजटिंग का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल बजटिंग भी तकरीबन यही बात है कि जी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी ही प्रोडक्शन की जाए, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उतनी ही रॉ मटेरियल खरीदा जाए, जितना रिक्वायरमेंट है उतने ही एम्प्लॉयज जो है वो अपॉइंट किया जाए। ना ज्यादा एम्प्लॉयज अपॉइंट करें ना कम एम्प्लॉयज अपॉइंट करें, ठीक है। जितनी जरूरत है उतने ही जो है ना वो रॉ मटेरियल खरीदें। ये है फ्लेक्सिबल कॉस्टिंग, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो टेक्निक्स हैं उसमें एक टेक्निक है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है? हम जब कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने जा रहे होते हैं तो किन टेक्निक्स का सहारा लेते हैं? बैलेंस स्कोर कार्ड का सहारा लेते हैं। हम किसका सहारा लेते हैं? वेरिएंस एनालिसिस का सहारा लेते हैं। देखिए आपको याद होगा हमने जो लास्ट जो चैप्टर मुकम्मल किया था उसके अंदर हमने वेरिएंस की बात की थी, और हमने वेरिएंस की बात कैसे की थी? द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो जब कभी भी हम अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंस कैलकुलेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएंस एनालिसिस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहे होंगे या कैलकुलेट करना चाह रहे होंगे तो फिर किस चीज का सहारा लेंगे, किस टेक्निक का सहारा लेंगे? वेरिएंस एनालिसिस का सहारा लेंगे, बैलेंस स्कोर कार्ड का सहारा लेंगे। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिसीजन मेकिंग टूल के तौर पर किन किन चीजों को सामने रखते हैं? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल पर बातें हैं, ये हमने ML2 में डिस्कस करनी है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिसीजन मेकिंग करने के लिहाज से ये टूल्स हैं। मीन्स के हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। चलें, अब यहाँ पर वो एग्जाम्पल जो है वो क्या ले रहा है कि इमेजिन पेप्सी वांट्स टू लॉन्च अ न्यू सॉफ्ट ड्रिंक फ्लेवर। तो कहता है कि जी पेप्सी जो है वो अपना एक न्यू जो है ना वो बॉटल या न्यू ड्रिंक जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाना जा रही है मार्केट में। तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें कैसे हेल्प करेगी? तो ये बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल है। वो कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट। वो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट को कैलकुलेट करेगी कि हमारी इसको अगर हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारा इसके ऊपर कितने पैसे खर्च होंगे। मार्केट डिमांड, वो ये देखेंगे कि अगर हम इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं तो जरा चेक तो करके देखें कि कितने लोग इसको पसंद करते हैं, और अगर हम इसको लॉन्च करना चाहेंगे तो कितने यूनिट्स या कितनी बॉटल्स या कितने जो है वो पैक्स ये हमारे बिक जाएंगे। इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? उसकी स्ट्रेटजीज बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन सारी की सारी बातों का जवाब देगी।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको ये भी बताएगी कि इसको बनाने की कॉस्ट कितनी है, इस ड्रिंक को बनाने की कॉस्ट कितनी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें ये भी बताएगी फाइनेंशियल फोरकास्ट के जरिए या बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के जरिए बताएगी कि कितने यूनिट बिक जाएंगे अगले साल या अगले महीने, अगले 6 महीनों में। और आखिर में ये भी बताएगी कि हमें इसकी कितनी प्राइस रखनी चाहिए। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ही जो है ना वो बदौलत होगा कि प्राइस सेट करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद देती है, डिमांड को फोरकास्ट करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद देती है, या फिर इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मदद देती है। अब हम ये देख लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्या अहमियत है। जब हम इसकी अहमियत की बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं व्हाई इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो कहना चाह रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा देगा। सबसे पहला फायदा देगा हेल्प्स कंपनी स्टे कंपेटिटिव। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको अपने हरीफ के मुकाबले में कंपेटिटिव होने में मददगार साबित होती है। आपको ये बताती है कि आपने अपनी कॉस्ट को किस तरह रिड्यूस करना है। जितनी कॉस्ट रिड्यूस करेंगे आपका हरीफ आपके साथ कंपटीशन में रहेगा। लेकिन अगर आप कॉस्ट कम करने में कामयाब नहीं हो पाते तो फिर आपका हरीफ आपसे कामयाब हो जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अपने जो कंपेटिटर है उसके साथ बिल्कुल मुकाबला करने के लिहाज से हमें कौन सी अकाउंटिंग फायदेमंद साबित होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग साबित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने मुकाबला करना है अपने हरीफ के साथ तो फिर किस अकाउंटिंग का सहारा लेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सहारा। ठीक हो गया। दूसरा फायदा क्या होगा, प्रोवाइड डेटा ड्रिवन इंसाइट्स फॉर द स्मार्टर बिजनेस डिसीजंस। देखो कहना चाह रहा है कि जब कभी भी स्मार्टर डिसीजन लेना चाह रहे होंगे तो कौन सी अकाउंटिंग का सहारा लेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सहारा। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो रियल टाइम में आपको डाटा प्रोवाइड करती है, और जो रियल टाइम में डाटा प्रोवाइड करती है वो रियल टाइम में ही आपको बताती है कि आज इसका क्या फायदा है या आज इसका क्या नुकसान है, आज हमें ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं नहीं लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको आज के डिसीजन लेने के लिहाज से या फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिहाज से मददगार साबित। तीसरा अहमियत क्या है, वो कहता है कि इंप्रूव एफिशिएंसी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है। एफिशिएंसी क्या होती है, सिंपली याद रख लें कि जब कभी भी इनपुट और आउटपुट का कंपैरिजन करते हैं, आपकी इनपुट की कॉस्ट कम है और आपकी आउटपुट का फायदा ज्यादा है, तो ये एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में मददगार साबित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने में मददगार साबित होती है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने में मददगार साबित होती है, और सबसे अहम बात आपको कॉस्ट इफेक्टिव बना देती है। आपकी कंपनी को कॉस्ट इफेक्टिव बना देती है, मीन्स कि आपकी कॉस्ट को और रिड्यूस करना आपको सिखाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाती है कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट इन डिफरेंट एरियाज, जैसे प्रोडक्शन के एरिया में कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, परचेज के मामलात में कैसे कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज को सेट करने के लिहाज से किस तरह जो है ना वो आपको हेल्प करेगी कि किस तरह हम अपनी जो है ना वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इन ऑल, इन शॉर्ट, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको जो है वो एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिहाज से मददगार साबित होती है। रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि पेप्सी यूजेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू एनालाइज द सेल्स ट्रेंड्स। कि पेप्सी कंपनी जो है वो क्या करती है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट के जरिए या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए अपनी सेल्स फोरकास्ट करती है कि आने वाले महीनों में या आने वाले सालों में हमारी कितनी सेल्स होने वाली है, हमारी रेगुलर बॉटल की सेल कितनी होने वाली है, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स की हमारी टिन पैक की क्या सेल्स होने वाली है, हमारी जो लिटर पैक है वो उसकी सेल कितनी होने वाली है। इन शॉर्ट कि वो इस सारे का सारा जो फ्यूचर के बारे में फैसला साजी है वो किसके जरिए करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए करते हैं। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है कि जी मार्केटिंग इफेक्टिवनेस जो है ना वो भी पेप्सी जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के जरिए करता है। एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, वो कॉस्ट का स्ट्रक्चर भी जो है ना वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के जरिए ही ये तय करता है कि जी किस तरह कॉस्ट स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है। इट्स प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्केट पोजीशन, ये सारी की सारी मार्केट पोजीशन और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए ही ये तय करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अहमियत जो है वो
पेप्सी कंपनी ने बहुत ज्यादा रियलाइज की हुई है, और पेप्सी कंपनी ये चाहती है कि जब कभी भी हम अपनी सेल्स फॉर बॉस करें, या मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज बनाएं, या प्रॉफिट की स्ट्रेटजीज बनाएं, या मार्केट पोजीशन की स्ट्रेटजीज बनाएं, तो किस चीज का सहारा लेंगे? मैनेजमेंट। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम जो है ना वो रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और इसमें जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ये हमारे थ्योरेटिकल तौर पर हैं। इसमें ज़्यादातर हम जो है ना वो बात डिस्कशन की करेंगे, ज़्यादा बात हम डेफिनेशंस की बात करेंगे, ज़्यादातर हम बात जो है वो मुख्तलिफ किस्म के आस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो एक्सप्लोर करने की बात करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे इजाज़त दें।